यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष कला ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के टॉपिक अपक्षय के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अपक्षय के जो परिभाषा हैं वो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, और नहीं देखा है तो देख लें। अपने यूट्यूब चैनल पे आपको जो शेयर कर दिया गया है यूट्यूब चैनल का लिंक। और अब जो है आप जो आज देखेंगे अपक्षय के जो प्रकार हैं, यानी अपक्षय क्या है। सामान्यतः चट्टानों का अपने ही स्थान पर भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने ही स्थान पर टूट फूट को सामान्य अर्थों में अपन क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षय के जो प्रकार है उसमें भौतिक और रासायनिक और जैविक कारकों का जो योगदान होता है, तो उसी के आधार पे जो ये प्रकारों के रूप में विभाजित किया गया है। तो अपक्षय के जो प्रकार हैं, सबसे पहले देखेंगे अपन अपक्षय को प्रभावित जो करने वाले जो कारकों को भी अपन ने देखा था 3 भागों में, ठीक है। उसके बाद में जो अपक्षय के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को अपन देखेंगे। तो ये जो है अपक्षय के कौन कौन से प्रकार हैं, तो सबसे पहले है भौतिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय भी कह सकते हैं इसको। सबसे पहले जो है जल, वायु, तुषार, तापमान, दबाव एवं गुरुत्व की विभिन्नताओं के फलस्वरूप चट्टानों का जो विघटन होता है वह भौतिक अपक्षय कहलाता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, किस किस कारकों से। जल, वायु, तुषार, तापमान, दबाव और गुरुत्व की भिन्नता के फलस्वरूप चट्टानों का जो विघटन होता है वह भौतिक अपक्षय कहलाता है। इन तत्वों के कारण चट्टानों के कण विस्तृत एवं संकुचित होते रहते हैं, तथा जब यह क्रिया निरंतर होती रहती हैं तो चट्टानों की परतें टूट जाती हैं, क्योंकि इसमें दबाव एवं खिंचाव, ये अपने को ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, दबाव एवं खिंचाव एक साथ पड़ता है। मिलर के अनुसार यांत्रिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय को यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं, ध्यान रखना है। भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानें टूटी या विदीर्ण होती हैं, जिनके पदार्थों के संगठन में शून्य अथवा नगण्य सा परिवर्तन होता है। यह वस्तुतः विघटन का भौतिक प्रक्रम है। भौतिक अपक्षय के प्रमुख अभिकर्ताओं को निम्नलिखित जो प्रमुख हैं वो हैं, पहला है दबाव से परतों का विघटन। अब भौतिक अपक्षय जो है वो किन किन प्रमुख अभिकर्ताओं के द्वारा जो होता है, तो पहला जो है इसमें क्या है, दबाव से परतों का विघटन, यानी जो ऊपरी वाली जो चट्टान है उस चट्टान का जो दबाव जो होता है उस दबाव के कारण भी चट्टानों में क्या है, दरारें आदि आती हैं, ठीक है। तो फर्मीन ने यह स्पष्ट किया है कि आग्नेय चट्टानों में गहराई पर दबाव के फलस्वरूप कर्णदार संरचना मिलती हैं, तथा जॉनसन ने यह स्पष्ट किया है कि जब पृथ्वी की ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है तो नीचे की जो कणयुक्त जो संरचना कम दबाव के फलस्वरूप ऊपर उठ जाती हैं। इस प्रकार के उदाहरण प्रायद्वीप भारत के छत्तीसगढ़ तथा उत्तरी अमेरिका के सिकोना नेशनल पार्क क्षेत्रों में मिलते हैं। क्षितिजाकार रूप में भार कम होने से ऊपरी परत पर अपक्षय सक्रिय रहता है। इस प्रकार की क्रिया को मैथ्स ने परतों का उखड़ना या एक्सप्लोलेशन के नाम से पुकारा है। ये एक्सप्लोलेशन जो है, ये जो अपने को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सप्लोलेशन यानी परत दर परत जो अपर्दन होता है, ठीक है। दूसरा है तापीय विस्तार। तापीय विस्तार के कारण भी क्या है, चट्टानों के जो भिन्न भिन्न जो कण और रंग जो होते हैं वो भिन्न भिन्न तरह से गर्म और ठंडे होते रहते हैं। तो उसके विस्तार और संकुचन के कारण भी जो चट्टानों में टूट फूट होती हैं, तो उसको अपन क्या है, तापीय विस्तार के कारण भी अपक्षय होता है। आरंभ में यह विश्वास किया जाता था कि तापीय विस्तार के कारण चट्टानों का विस्तार तथा संकुचन होने से उनका अपक्षय होता है, परंतु जब से यह देखा गया है कि चट्टानें ताप कुचालक या कमजोर संचालक हैं, तो अपक्षय की धारणा गलत सिद्ध हुई है। परंतु यह देखा गया है कि उष्णकटिबंधीय
क्षेत्रों में जहाँ ताप के फलस्वरूप चट्टानें तप जाती हैं वहाँ पर अपक्षय सक्रिय रहता है। इसके विपरीत जिन चट्टानों की रचना में खनिजों की अधिकता पाई जाती हैं या रहती हैं उनका अपक्षय शीघ्रता से होता है, क्योंकि उन पर परत यानी उन पर तापीय प्रभाव अधिक पड़ता है। इसके विपरीत कठोर कणों वाली चट्टानों पर तापीय विस्तार का प्रभाव कम पड़ता है। यह भी देखा गया है कि पृथ्वी के अंदर जो ताप उत्पन्न करने वाले तत्व हैं उनके द्वारा पृथ्वी की पपड़ी पर संकुचन एवं विस्तार के फलस्वरूप अपक्षय सक्रिय रहता है, क्योंकि इससे चट्टानों के कण टूटते रहते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। यानी तापीय विस्तार यानी अलग अलग जो रंग या अलग अलग जो तत्वों से जो मिल करके चट्टान बनी होती हैं अलग अलग गुणधर्म से, तो उसके जो अलग अलग तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, तो वो जो है अलग अलग ताप ग्रहण और संकुचन जब इसमें होता रहता है तो उस कारण से क्या है उनमें क्या है खिंचाव और संकुचन या होता है, तो उस कारण से भी क्या है ये चट्टान कमज़ोर पड़ती है और उस कारण से चट्टान का अपक्षय हो जाता है। यानी भिन्न भिन्न जो खनिजों की जो अधिकता होती है चट्टान में, तो उनके जो गुण भी अलग अलग होते हैं। अब जो है दूसरा जो है वो है दूसरे के बाद में तीसरा तापमान के द्वारा विघटन। तापमान के द्वारा जो है ब्लैक विल्डर ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया है कि तापमान की भिन्नता के फलस्वरूप यानी तापमान की जो भिन्नता होती है उस भिन्नता यानी दिन के तापमान में अंतर और रात के तापमान में भी जो अंतर होता है उस अंतर के कारण भी चट्टानों में विघटन एवं वियोजन होता रहता है निरंतर क्रमानुसार, तो रात और दिन में, तो उस कारण से भी चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और चट्टानें टूट फूट उसमें होता है। तो यानी ब्लैक विल्डर ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि तापमान की भिन्नता के फलस्वरूप धरातल पर विघटन सक्रिय रहता है। इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि चट्टानों की रचना में एक समान पदार्थ की न्यूनता यानी एक समान पदार्थ नहीं होते हैं। न्यूनता के फलस्वरूप अपक्षय की दर भी भिन्न भिन्न रहती हैं। अपक्षय की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न रहती हैं। बलुआ पत्थर से युक्त धरातल पर यह क्रिया सबसे अधिक क्रियाशील प्रतीत होती है, क्योंकि इसके कणों में उतनी जटिलता नहीं होती है जितनी कि ग्रेनाइट चट्टानों में। ठीक है, यानी जितनी जो ग्रेनाइट चट्टानों में होती है उतनी उसमें जटिलता नहीं होती है। चैपमैन तथा ग्रीनफील्ड ने यह स्पष्ट किया है कि तापमान की भिन्नता के फलस्वरूप चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों के विघटन यानी ब्लॉक्स के रूप में ये टूट करके गिरते रहते हैं। के उपरांत कणों का विघटन होने से अपक्षय क्रिया होती है। हिमालयी क्षेत्रों में जो भाग 2400 मीटर से ऊंचे हैं उनमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से दिन के तापमान बढ़ जाते हैं तथा रात्रि के समय एकाएक तापमान गिर जाने से चट्टानों का विघटन और अंततोगत्वा वे छोटे छोटे कणों के रूप में बदल जाते हैं, जिससे धरातल पर अपक्षय होता है। ये जैसे डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो है दिन के तापमान और रात्रि के तापमान में जो अंतर होने के कारण धीरे धीरे चट्टानें कमज़ोर पड़ती हैं संकुचन और फैलाव के कारण। तो वो चट्टानों में जो दरारें पड़ती है और वह उस दरारों के सहारे ही क्या है चट्टानें टूट फूट करके बिखर जाती है अपने स्थान पे। चौथा है जो प्रकार है वो है तुषारपात से भौतिक अपक्षय। कैसे होता है, तो शीतोष्ण एवं शीत एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में रात्रि के समय तापमान गिर जाने के से तुषारपात होता है तथा चट्टानों की जोड़ों में प्रविष्ट जल का आयतन बढ़ जाता है। यानी चट्टानों की जो जोड़ें होती हैं उन जोड़ों में क्या है जल प्रविष्ट कर जाता है और वह क्या है आयतन उसका बर्फ के रूप में बदल जाता है, तो उसका आयतन बढ़ जाने से चट्टानें का जो है फैलाव होता है। तो उस फैलाव से क्या है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक है, फलस्वरूप यानी मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भी दिन में तीव्र गर्मी एवं रात्रि के समय तुषारपात होने से चट्टानें टूट जाती हैं, जिससे अपक्षय होता है। जिन चट्टानों में जोड़ें अधिक होती हैं उनमें भी जल की उपस्थिति तथा तापमान की अधिकता के कारण जल वाष्प के रूप में बदलने से उसका विस्तार होने
से चट्टानें तड़कने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप अपक्षय सक्रिय रहता है। हिम क्षेत्रों में भी हिम के पिघलने तथा जमने के कारण चट्टानों का विघटन यानी होता है। ठीक है, तो ये जो है अपने को हो गया कौन सा, जो चौथा ये जो था तुषारपात से विघटन। ठीक है, अब जो है अपन देखेंगे पांचवा, ताप एवं वर्षा जल के कारण चट्टानों का भंजन। अब ताप और वर्षा जल के कारण भी अपक्षय होता है। कैसे? जैसे गर्म प्रदेशों में जब ताप की अधिकता से तप्त चट्टानों पर जब अचानक पानी की वर्षा होती है, तब उनमें चटकन आ जाती हैं और वह चटक कर भंजित हो जाती हैं और भंजन द्वारा चट्टानें अनिश्चित आकार वाले नुकीले तथा तेज किनारे वाले खंडों में बदल जाती हैं। और चट्टानों के चटकने का मुख्य कारण यह है कि वर्षा के जल में वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का रासायनिक मिश्रण हो जाता है, तो तत्व चट्टानों को टूटने में सहयोग देते हैं। ठीक है, तो यानी जब क्या है, दिन के समय जब है तब तक जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में या उष्ण प्रदेशों में चट्टानें एकदम गर्म हो जाती हैं और अचानक उस पर तीव्र जल वर्षा होती हैं, तो वो जो गर्म जो चट्टान होती हैं उसके ऊपर चटकन पड़ जाती हैं और चटकन से कमज़ोर हो जाती चट्टानें और अपक्षय हो जाता है। ठीक है, छठा जो है वो है वर्षा से विघटन। जब वर्षा का जल रंध्रों द्वारा चट्टानों में प्रवेश कर जाता है तो यह भीतर अत्यधिक गर्मी पाकर पानी वाष्प का रूप धारण कर लेता है तथा वह फैल जाता है। यानी जब क्या है चट्टानों के रंध्रों में जल भर जाता है तो वह क्या है अंदर तापमान में वृद्धि के कारण, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है, तो उस कारण से क्या है चट्टानों के भीतर जो जल जो प्रवेश किया रंध्रों द्वारा, तो वो क्या है जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प का रूप धारण कर लेता है तथा वह फैल जाता है, जिसके कारण अत्यधिक स्थान छोड़ने के लिए वाष्प चट्टानों की परतों को धकेलता है। इस प्रकार चट्टानों में तड़कन पड़ने से वह धीरे धीरे टूटने लगती हैं। अब है सातवां, वायु द्वारा अपक्षय। वायु द्वारा कैसे होता है, तो भौतिक जो अपक्षय हैं वो, तो वायु भौतिक अपक्षय की मुख्य अभिकर्ता है। इसका प्रभाव मरुस्थलीय क्षेत्रों में सक्रिय रहता है। यानी वायु द्वारा जो होता है सामान्यतः मरुस्थलीय प्रदेशों में ज़्यादा होता है अपक्षय, या इसका प्रभाव मरुस्थलीय क्षेत्रों में सक्रिय रहता है। वर्षा की कमी के कारण वायु धूल के कणों को सुविधापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, यानी स्थानांतरण करती रहती हैं। इसका विशेष वर्षण वायु के कार्य नामक अध्याय में विस्तार से किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अपन यहाँ पे इतना ही देखेंगे, आगे अपन देखेंगे। आठवां है हिमानी द्वारा अपक्षय। हिमानी द्वारा कैसे होता है अपक्षय? हिमानी भी अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारक है। हिमनद अपने साथ छोटे एवं बड़े शिलाखंडों को घसीट कर लाता है, जो धीरे धीरे रगड़कर रेत चूर्ण में बदल जाते हैं और यह चूर्ण विविध स्थानों पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है भौतिक अपक्षय किस किस प्रकार से होता है, तो ये भौतिक अपक्षय के जो प्रकार हैं उसके बारे में अपन ने देखा है। ठीक है, कौन कौन से तत्वों एवं कारकों के द्वारा होता है, तो ये जो है अपने को आपको समझ में आया होगा। PDF जो है आपको भेज दिया है, अतः इसको अपने नोटबुक में ज़रूर उतारें और समय समय पर इसका अध्ययन एवं इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।